Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this platform. Today we will going to discuss JPC Mains Syllabus Paper 6 जो है General Science, Environment and Technology Development. Okay, let's move to the next topic. Next section is Group D Environmental Science. ठीक है, इसमें क्या है, जो पहला है टॉपिक वो है कंसेप्ट इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, निश क्या होता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करती है ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस में, ये सारे टॉपिक देखेंगे इस टॉपिक के अंदर में. फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है. ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कितने तरह के होते हैं, इन सिटू होते हैं. इन सिटू में आपको जो होंगे वो पार्क्स आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगे, और एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, जू आ जाएंगे, फिर बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह आ जाएंगे. ये सारे जो होते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद आता है निकल के पॉल्यूशंस. पॉल्यूशंस में हो गया एयर पॉल्यूशंस क्या है, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन. ये चार तरह के पॉल्यूशंस को हमें पढ़ना है. पॉल्यूशंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी इम्फेसिस भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ये जहाँ जहाँ भी अर्बनाइजेशन अभी हो रहा है या फैल रहा है, या फिर जहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है अर्बनाइजेशन, ठीक है, शहरीकरण, तो वहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि डे बाय डे एवरी डे वेस्ट जनरेट होते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉलिड के. तो इनको मैनेज करना है. इनमें डंप यार्ड्स हो गया, फिर लैंड फिलिंग साइट्स हो गई, इन सब के बदौलत सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज सैनिटेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा और लोग काफ़ी बीमार पड़ेंगे. इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और धीरे धीरे बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो बड़े शहर में, टाउन में तब्दील हो रहे हैं, या फिर मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट होने जा रही हैं. स्पेशली स्मार्ट सिटी मिशंस के आने के बाद से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रोल और भी काफ़ी बड़ा हो जाता है. तो इस टॉपिक को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. क्वेश्चन भी पूछे गए थे 6 JPSC में, बट दिस टाइम दे डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स आता है वो है बायोडाइवर्सिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. अभी सारा जो वर्ल्ड लेवल के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी का रोल बहुत बड़ा होता है. वहाँ हमेशा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है. तो कंसेप्ट्स में जानना है, ठीक है, हॉटस्पॉट क्या आता है वो भी जानना है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी में, ये हमें जानना है. ये भी ये यहाँ पर देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, बट ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है. इससे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपको काफ़ी क्रिएटिव बनना पड़ेगा यहाँ पे आंसर लिखते से. तो इस बात का आप ध्यान रखें. देखने में ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बट वास्ट सिनेरियो को कवर किए हुए, और काफ़ी चीज़ जो है यहाँ पे इंटरलिंक्ड है. सॉलिड वेस्ट भी इंटरलिंक्ड है, आपको पॉल्यूशन भी बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है. एक है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है, वो भी बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है. तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बायोडाइवर्सिटी से लिंक है. तो ये एक लिंकिंग सब्जेक्ट है, और इसलिए किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद आ रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंटल लॉज, ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये टॉपिक भी हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और हर साल इस पर कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होता ही है. ठीक है, UNFCCC का. तो ये टॉपिक किसी न किसी फॉर्म में या तो करंट बेस्ड रहेगा, या फिर ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछे जाएंगे. आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है. ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. इसमें आगे है एनवायरमेंटल लॉज. इसमें फर्स्ट जो लॉज है इसके बारे में बात करता है, ये वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. फिर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एक्ट. ठीक है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. ये सारे जो एक्ट हैं, कितने हो गए, 4 ना. ये चारों एक्ट को हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है. और फॉरेस्ट एक्ट तो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी, तो ये टॉपिक भी काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बर्निंग टॉपिक में से एक है, और इन सब पे हम इनके फीचर्स क्या क्या हैं. और हाँ, एक चीज़ और है कि इन पे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं भी आते हैं तो भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MCQ पर्पज से. ठीक, और ये टोटल 5 ग्रुप जो इस पेपर में है, सबसे आपको 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप ये कभी ना सोचे कि मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, कि वो कभी भी आपसे 2 नंबर का पूछ सकते हैं एक MCQs के रूप में क्वेश्चन. और 2 मार्क्स गलत होना मतलब आप काफ़ी पीछे भी जा सकते हैं. ठीक है, रैंक में या फिर स्कोर के मामले में भी. तो इस बात का ख्याल रखें कि आप हर एक टॉपिक को कवर करें. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चंस जो आए
वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही आए, नहीं एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देने का पर्पस भी यही है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है और लोग सिर्फ गेस करके जाएंगे तो हो सकता है गेस कभी सही हो कभी ना भी हो, बट एमसीक्यू अगर आप पूरा थॉरली पढ़ते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आप एटलीस्ट आराम से 36 to 40 मार्क्स स्कोर करके आओगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई करने पर। ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्रुप ई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें जो है नेशनल पॉलिसीज पढ़नी है हमें, नेशनल पॉलिसीज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद है इन एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, पे आपको क्वेश्चंस 6 जेपीएससी में इस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है। और आप मुझे बताएं कि कन्वेंशनल कौन से हैं और नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, ठीक है। क्या न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, या मुझे ये भी बताएं कि न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, ट्रेंड इन न्यूक्लियर पॉलिसी, एनपीटी एंड सीटीबीटी, ठीक है। तो एनपीटी कहते हैं ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और सीटीबीटी मतलब कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो ये दो ट्रीटी के बारे में पढ़नी है अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। इसके साथ ही नया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स, इसके एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। खैर इससे पहले हम लोग जो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली कौन सा स्पेस प्रोग्राम इसरो लॉन्च करने वाला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए, ठीक है। और वो फर्स्ट टाइम इंडिया करने जा रहा है। आप मुझे नाम बताएं कौन कौन से मिशंस जो अभी इसरो लॉन्च करने वाली है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन और आपसे इसी के बीच पूछूंगा कि मिसाइल मैन किन को कहा जाता है, आप उनका नाम बताएं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, मैपिंग ऑफ वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स रिसोर्सेस एक्सेट्रा। तो रिमोट सेंसिंग होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से हम अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और इसके थ्रू हम सैटेलाइट के थ्रू हम यहाँ के टोपोग्राफी की मैपिंग भी कर सकते हैं, हम लोग मिनरल एक्सप्लोरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम वेदर फोरकास्ट भी कर सकते हैं अगर कोई डिजास्टर होने वाला हो, जैसे कि सुनामी या फिर फ्लड, इन सब के इंफॉर्मेशन को भी हम डिसिमिनेट कर सकते हैं थ्रू दिस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो यहाँ पर ये रिमोट सेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस क्या है इसके बारे में जानना होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा कि इंडिया का कौन सा अपना जीपीएस है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, इंडिया का कौन सा ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम है, मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। जो भी करेक्ट आंसर करेगा मैं उसको एक हार्ट दे दूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे में है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस, ठीक है। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चन इससे नहीं आ पाए, तो ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस तो बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से करेंगे, थॉरोली प्रिपेयर करेंगे और इसको इसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स से जोड़कर और डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर भी करेंगे आप, ताकि आप इस पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस बना अगर जेपीसी फॉर्म करती है, पूछती है, आप उसको आंसर कर सकें विथ एग्जांपल्स एंड विथ एप्लीकेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसमें आता है आईटी की बात करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोग्राम, साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉ। ये टॉपिक जो है साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉ झारखंड पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब ने एक नाम जरूर सुना है, झारखंड के किस सिटी को साइबर क्राइम सिटी कहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। काफ़ी नेशनल इश्यूज बना हुआ है ये टॉपिक, पूरे नेशन को पता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा सिटी है जो साइबर क्राइम के लिए मशहूर है। इस पे एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस सिटी का नाम। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे आएंगे क्वेश्चंस। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार 7 जेपीएससी में, ठीक है, नहीं आ पाया, अलग बात है, बट
और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस पे काफ़ी अच्छे से नोट्स बना कर रखे, प्रिपेयर करके रखें, ताकि जब भी फ्यूचर में क्वेश्चंस आए आप 32 मार्क्स में से आराम से 28 इवन 30 भी स्कोर कर लो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी, कैंसर, एड्स एंड ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। ये टॉपिक हमारा जो देखिए अभी तक हेल्थ का सेक्टर जो है वो छूटा हुआ था, कहीं भी आगे हमने कहीं हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। हाँ, झारखंड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मगर ये हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर इनकाउंटर कर रहे हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये टॉपिक पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं 6th जेपीएससी में। और एमसीक्यू पे तो इस पे क्वेश्चन आते ही कम से कम 4 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 2 क्वेश्चन इस पे फ्रेम्ड होते हैं हमेशा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हेल्थ पे रहता ही है। तो इस टॉपिक को भी आप थॉरोली प्रिपेयर करें, जो दिया हुआ उसी पे बेस्ड होगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को सीरियसली लें, इसको अच्छे से आप रट जाएं, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी दे सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज दिस क्वेश्चंस, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें और नोट्स को प्रिपेयर करें, अच्छे से कंसेप्ट को समझें। और काफ़ी स्कोरिंग पेपर है और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे जेन्युइन मिलेंगे अगर आप पूरा अच्छे से लिखते हो तो, ठीक है। क्योंकि साइंस का टॉपिक है और काफ़ी साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट जो होंगे उन्हें काफ़ी ईजी होगा ये करना। बहुत सारे जो होंगे बच्चे या एस्पिरेंट्स जो होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे और जो नहीं भी होंगे, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। आगे के वीडियो में आपको इस पेपर में काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा, पूरा अंदर तक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और आपको जरा भी वरीसम होने की, मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल में सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न की बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट की, ठीक है। तो बुक लिस्ट में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फिजिकल साइंस के लिए जो बुक है वो है एनसीईआरटी फिजिक्स की, क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिक्स में, उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है और आप चाहें तो लूसेंट से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप क्लास 9th की जो एनसीईआरटी साइंस है वहाँ से भी आप इस ग्रुप ए को कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 11 ये तीनों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इस फिजिकल साइंस के लिए। आप वहाँ जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज जो पेजेस होते हैं जहाँ पे चैप्टर मेंशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे ये टॉपिक सेम नेम से ही। आप वहाँ से नो पढ़ें और पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, उसके बाद नोट प्रिपेयर करें। ग्रुप बी जो है वो है लाइफ साइंस। इसमें हमें जो बुक रीड करनी है वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 की, ठीक है। वहाँ उसमें द लिविंग वर्ल्ड, सेल, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे टॉपिक को अच्छे से उन्होंने कवर किया है, ठीक है। सिमिलरली बायोमोलिकुल्स के लिए भी बायोलॉजी 11 ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की केमिस्ट्री आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा एंजाइम के लिए क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की, ठीक है। हार्मोन्स के लिए भी सेम चीज, सेम बुक आप रेफर करें, ठीक है। और सेल रिप्रोडक्शन के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी 11, सारे टॉपिक्स उसी में है, ठीक है। आप उससे बियॉन्ड कहीं जाना नहीं है, आपको वही करना है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी 12 है, दोनों सेक्शंस, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस टिल सेक्स डिटर्मिनेशंस तक जो है वो एनसीईआरटी एंड डीएनए स्ट्रक्चर्स दोनों क्लास एनसीईआरटी में, क्लास 12th एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। आपको वहीं से पढ़ना है और अपनी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सिमिलरली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी वही क्लास एनसीईआरटी 12, ठीक है, बायोलॉजी की आपको फॉलो करनी है। ग्रुप सी के लिए एग्रीकल्चर साइंस के लिए जो बुक है वो आपको जैसे कि कुछ टॉपिक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे, रेनफेड एग्रीकल्चर की बात कर ले तो क्लास 12th एनसीईआरटी आप देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ज्योग्राफी के भी एनसीईआरटी क्लास 12th एनसीईआरटी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इन सारे बुक्स को फॉलो करते हुए इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं झारखंड के, उसके लिए आपको हियर एंड देयर कुछ पीडीएफ्स होगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो कन्वेंशनल फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ द स्टेट है उस टॉपिक के लिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को आपको फॉलो करना का थॉरोली, ठीक है। एंड बाकी भी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट्स रोल इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर इन झारखंड, फिश फार्मिंग, ये सारे मतलब फिश फार्मिंग को तो आप इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर सकते हैं।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स रोल इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर। ये सारे टॉपिक्स को आप जो NIOS के भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री है सारे PDFs, ठीक है। तो आप उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफिक सेक्शन में जाकर, ठीक है। फिश फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक जो वो इकोनॉमिक सर्विस से कवर करना होगा, डाटा वहाँ से इकोनॉमिक सर्विस से लेनी होगी, ठीक है। और मेनली बस डाटा की ही यूज़ है फिश फार्मिंग, आप ठीक है, झारखंड के जो भी GS बुक है वहाँ से आप फिश फार्मिंग को कवर करेंगे और डाटा जो है आप इकोनॉमिक सर्विस से वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक इज़ बाकी के जो एग्रीकल्चर साइंस के टॉपिक्स हैं वो आपको NIOS के सीनियर सेकेंडरी में जाकर इन्वायरमेंट साइंस सेक्शंस में जाके वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स लाइन से मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ें। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट की कोई एक बुक अच्छी सी ले लें और वहाँ से ये सारे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि शंकर IAS की एक बुक है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, वो भी बुक काफ़ी अच्छी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस के लिए भी, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 6 to 11th ज्योग्राफी जो है, इवन 12th ऑल्सो, वो भी NCERT ज्योग्राफी को आप थोरली पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें NCERT को, आप वहाँ से पढ़ें, ठीक है। वहाँ से आप इन सारे टॉपिक को कवर करें, क्लास 6 to 12th NCERT ज्योग्राफी, ठीक है। उन सारे बुक्स में ये टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं हेयर एंड देयर। तो ये है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर ऑफ द स्टेट। इसके लिए आप अगेन झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को आप रेफ़र करेंगे, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा अपने आंसर लिखने के लिए और नोट्स भी प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसको वहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप D की बात करता हूँ, इन्वायरमेंट साइंस। मैंने आपको बोला था कि एक बुक है शंकर IAS की, वहाँ से आप सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर उस बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और अगर आप उस बुक को समझने में परेशानी हो रही है आपको, तो आप उसके अलावा NIOS के सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में जाके इन्वायरमेंट साइंस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज काफ़ी अच्छे से सारा वहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर वाइज ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ को पढ़ ले। बट मैंने जो बुक रेफर किया था वो शंकर IAS था, आप अपने सुविधा अनुसार देख लें, ठीक है। सारे टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे, आप फिगर नोट, ठीक है। इसके साथ ही ग्रुप E जो आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो के लिए हमें जो बुक हमें 2-3 वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको पढ़नी होगी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ वहाँ से आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ जो है जो आपको खुद से सर्च करने होंगे नेट्स पे, जिसमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप वहाँ जाएं, वहाँ से सर्च करें। जैसे एनर्जी डिमांड ऑफ कंट्री, अभी इसके लिए मुझे करंट में एक चाहिए होगा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, तो उसके लिए आपको ये जो फैक्ट्स इसमें चाहिए होंगे, डाटा चाहिए होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको गवर्नमेंट साइट से मिलेंगे। उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर एट ए ग्लांस में जाइए, वहाँ जाकर देखिए, तो ये सब चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब टॉपिक आपको NCERTs में ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रेंड इन न्यूक्लियर पॉलिसी, NPT एंड CBT, इसके लिए आपको सिंपली गूगल करना होगा। गूगल से आप काफ़ी अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, तो आपको अगर आपको मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं विजन या फिर किसी फोरम की या फिर किसी और की, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर वो न्यूज़ में है तो आप वहाँ से, वो लोग एक ही सेक्शन में सारे अच्छी चीज़ डिटेल से दे देते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप सिंपली गूगल कर लें, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पकड़, अगेन आपको इसरो के साइट्स पर जाके वहाँ से आपको सारा बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कर लेंगे, ठीक है। NCERT 11 फिजिक्स पार्ट 1 बेसिक्स भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ वहाँ से करें। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, अगेन ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे फैक्ट्स और एग्जांपल्स के साथ आपको मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा। आप गूगल करें सिंपली और वहाँ से लेने की कोशिश करें। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग NCERT 11 में दिया हुआ काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आप बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, ठीक है, वहाँ पर होगा। आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे बुक को, और या फिर बुक परचेज भी कर लेंगे, बट ईजी होगा डाउनलोड करना है। NCERT के साइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि 1 या 2 चैप्टर पढ़ना है तो बुक
खरीदने से कोई मतलब नहीं है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो आप मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी 12 बायोलॉजी, बस वहीं से करना है आपको। सारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। आईटी कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस वाले जो चीज़ें हैं उसके लिए भी एनसीईआरटी क्लास 9th में और मेंशन्स है, ठीक है। साइबर क्राइम के लिए आपको हेयर एंड देयर आपको गूगल करना होगा, या फिर विजन आईएएस के मंथली मैगजीन या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन को रेफर करना होगा। वहाँ से जितने भी साइबर लॉज या साइबर क्राइम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नेशनल पॉलिसी ऑन आईटी, नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी पढ़नी होगी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ये सब आपको देखना होगा साइबर लॉज में, तभी आप जाके एक अच्छा और इम्फेक्टिक आंसर को लिख पाएंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आप गवर्नमेंट साइट्स पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट्स पे जाके वहाँ से आप बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके सर्च करें और नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी। ये सब आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट पे आपको ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप से रीड करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। देखिए पेपर 6 जो है आपको बहुत सारी चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको मिनिस्ट्रीज वेबसाइट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और गूगल करके आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। और ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो आप अगर अभी से प्रिपेयर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सब्जेक्ट्स में। मैं इन सब टॉपिक पे क्लास लूँगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा एज पर योर डिमांड्स, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं रैप अप करते हैं, ठीक है। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच।